हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महायुद्ध के बारे में जानने जा रहे हैं जो 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। इसमें लगभग 30 से 37 देशों ने भाग लिया और वहाँ की 6 करोड़ 50 लाख जनता ने इसमें भाग लिया। परिणाम स्वरूप 80 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ व्यक्ति इसमें हैं वो घायल हो गए। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की, यानी प्रथम विश्व युद्ध की, जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे, मतलब उससे पहले संपूर्ण विश्व में क्या हो रहा था। हम अगले वीडियो में इसके पार्ट अन्य भी जानेंगे, जिसमें इसके कारण क्या हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, इसका उत्तरदायित्व किसके बारे में किसको सौंपा गया। पूरा प्रथम विश्व युद्ध को हम कंप्लीट जानेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम केवल पृष्ठभूमि को ही जानने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का अब तक लड़ा गया सबसे विनाशकारी युद्ध था। ऐसा अब तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया था जिसमें इतनी संख्या में लोगों का भाग लेना और इतना व्यक्तियों का मरना, इतने व्यक्तियों का घायल होना, ये इससे पहले ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था। सबसे विनाशकारी युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध। पूरी दुनिया को इसने झकझोर कर दिया था। यह युद्ध 1914 ईस्वी से प्रारंभ होकर 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व संपूर्ण विश्व में यूरोप के राज्यों का वर्चस्व था। जो यूरोप के राज्य हैं उसका वर्चस्व था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो पूरे संसार है उसमें यूरोप के जो राज्य थे उनका वर्चस्व था। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एशिया में जापान का इस समय तक महाशक्ति के रूप में उदय हो चुका था। जब ये शुरू होने ही वाला था विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार, तब तक एशिया में जापान और यूरोप में अमेरिका, ये 2 शक्तिशाली शक्तियाँ उभर रही थी। चलिए अब ये पृष्ठभूमि है, देख लेते हैं। यूरोप में इस समय इंग्लैंड सर्वाधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र था। यूरोप में इस समय है वो इंग्लैंड है वो सर्वेसर्वा था। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना उसके पास थी। जल सेना है वो सबसे ऐसी विश्व में कहीं नहीं ऐसी जल सेना उस समय इंग्लैंड के पास थी, ब्रिटेन के पास थी। इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य विशाल तथा विश्व का प्रत्येक भाग में स्थित था। इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य है, जैसे कि दूसरे देशों पर अपना अधिकार बनाना और अपने अंडर में लेना, उसे औपनिवेशिक साम्राज्य कहते हैं। वो यूरोप के मतलब इंग्लैंड के पास वो बहुत ज़्यादा थे औपनिवेशिक साम्राज्य, इसीलिए वो उसके पास धन ज़्यादा होगा तो वो समृद्धशाली होगा, वो नौसेना को अधिक विकसित कर सकेगा। यही कारण है कि वो उस समय का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। कौन? इंग्लैंड। विश्व के प्रत्येक भाग में उसका जो औपनिवेशिक साम्राज्य है वो था। उसकी रुचि यूरोप की आंतरिक राजनीति में न होकर अपने आर्थिक तथा साम्राज्यवादी हितों की वृद्धि एवं रक्षा में थी। किसकी? इंग्लैंड की। जो मतलब अपने यहाँ जो भी उत्पाद, जैसे कि उत्पाद पैदा करके दूसरे देशों में जो माल बेचना, वो ही उसकी महत्वपूर्ण रुचि थी। उसके लिए वो नए नए राज्यों को औपनिवेशिक बनाना चाहता था। जर्मनी इंग्लैंड का प्रमुख प्रतिद्वंदी था और उसके मार्ग में आड़ा कौन आ रहा था? जर्मनी। उसकी थल सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। तो इंग्लैंड की तो नौसेना सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन जर्मनी की थल सेना है वो सर्वश्रेष्ठ थी। जर्मनी औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, किंतु उपनिवेशों की संख्या उसके पास कम थी। जर्मनी है उसके पास उपनिवेश इतने नहीं थे। जर्मनी यूरोप के मध्य में स्थित था। विलियम द्वितीय के नेतृत्व में वह यूरोप का अधिनायक बनना चाहता था। जर्मनी है वो उनके राजा विलियम द्वितीय, उसके माध्यम से यूरोप का सबसे पावरफुल मतलब स्टेट बनना चाहता था। उसने स्लेफिन
योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत फ्रांस और रूस पर निर्णायक और तीव्र गति से आक्रमण करना निहित था। और इसी के लिए उसने एक स्लेपिन योजना बनाई। किसके लिए? यूरोप का सबसे शक्तिशाली राज्य बनने के लिए एक स्लेपिन योजना बनाई। जो स्लेपिन योजना क्या थी कि इसके अंतर्गत फ्रांस और रूस पर निर्णायक और तीव्र गति से आक्रमण करना था। ये किसकी योजना थी? जर्मनी की योजना थी। किस पर? फ्रांस और रूस पर निर्णायक और तीव्र गति से आक्रमण करना, ये स्लेपिन योजना थी। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा राज्य था। उस समय रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट था। यहाँ निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश का मतलब होता है जो मनमानी करता है, जनता की नहीं सुनता है, जिस पर अंकुश नहीं है, निरंकुश। रूसी राज्य में गैर रूसी जातियां बड़ी संख्या में थी। रूस की रूसी बाल्कन प्रदेश में थी। रूस है उसकी रूसी किस में थी? बाल्कन प्रदेश में थी, जहां बड़ी संख्या में सब जातीय स्लाव रहते थे। रूस ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित कर वृद्ध स्लाव राज्य की स्थापना करना चाहता था। कौन? रूस है वो जो बाल्कन प्रदेश में उसकी बहुत ही बड़ी रूसी थी, और क्योंकि वहां पर उसके सब जातीय स्लाव रहते थे तो और स्लाव अधिक संख्या में थे, और वहां पर साम्राज्य था ऑटोमान का जो उसके विरोधी था। तो रूस क्या करना चाहता था? उस ऑटोमन साम्राज्य को मतलब विभाजित कर वृद्ध स्लाव राज्य की स्थापना करना चाहता था। ऑटोमन साम्राज्य की जगह वृद्ध स्लाव राज्य की स्थापना करना चाहता था रूस। बाल्कन में रूस का सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी। फ्रांस 1870 में जर्मनी से हुई पराजय का बदला लेना चाहता था, और इस समय जो 1870 में फ्रांस को जर्मनी से हुई मिली हार थी उसका वो भी बदला लेना चाहता था। कौन? फ्रांस है वो बदला लेना चाहता था जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी से हार मिली थी 1870 में। फ्रांस द्वारा इस युद्ध में जर्मनी द्वारा छीने गए अल्सेस तथा लॉरेन के प्रदेश वापस लेकर अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। और जो 1870 में युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी ने जो फ्रांस के महत्वपूर्ण प्रदेश थे अल्सास और लॉरेंस, उसको ले लिया था। और अब फ्रांस क्या करना चाहता था? उन अल्सास और लॉरेंस को वापस लेकर अपने गौरव को बढ़ाना चाहता था। इस समय तक एशिया, अफ्रीका के यूरोप के विभिन्न देशों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। एशिया में भारत, लंका, बर्मा, मलाया पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल तथा मध्य पूर्व इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र में थे। जो एशिया में है वो भारत, लंका, बर्मा, मलाया पर इंग्लैंड का नियंत्रण था। या पर किसका नियंत्रण था? इंग्लैंड का नियंत्रण था। भारत है, लंका है, मलाया है, बर्मा है, यहाँ पर जो इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य था। और फारस, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल तथा मध्य पूर्व इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र में थे। ये भी इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र में थे। पूर्व हिंद, चीन तथा इंडोनेशिया फ्रांस के अधीन थे, और हिंद, चीन तथा इंडोनेशिया है वो फ्रांस के अधीन थे। चीन को विभिन्न यूरोपीय शक्तियों तथा जापान ने आपस में बांट रखा था। अफ्रीका में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। जो अफ्रीका था वहाँ पर भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन है आदि देशों के मतलब उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। आई होप समझ में आ गया होगा। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों के नियंत्रण के प्रश्न पर इनमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों के नियंत्रण के प्रश्न पर इनमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती गई। आपसी अविश्वास व शत्रुता इतनी बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप इनमें कोई समझौता संभव नहीं था। उन्होंने पूरे विश्व को युद्ध में झोंक दिया। वैसे प्रथम युद्ध एकदम शुरू नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों और घटनाओं के सिलसिलों का परिणाम था जो 1914 से काफ़ी पहले से चल रहा था। इस युद्ध में लगभग विश्व के अधिकांश राष्ट्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गए थे। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कारण जानेंगे कि इस युद्ध का क्या कारण था।
आखिर ये युद्ध क्यों लड़ा गया, इसमें सारा संसार क्यों एक ऐसे युद्ध में शामिल हुआ, क्या कारण था, उसके कारणों को जानेंगे। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।